शब्द गरज उठे और वह अचानक चिल्लाया, कल्टीवेशन लेवल इसे बढ़ा। काटना। खिलाड़ी झाओ फैंग को 4 स्टार मार्शल मास्टर तक पहुंचने पर बधाई। खिलाड़ी झाओ फैंग को 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने पर बधाई। इतने सारे मिड लेवल स्पिरिट बीस्ट्स को मारने के बाद झाओ फेंग ने बहुत पहले ही लेवल अप करने के लिए काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा कर लिए थे। हालांकि झाओ फेंग अपने कल्टीवेशन लेवल को दबा रहा था। अगर वह कामयाबी से लेवल अप कर लेता है, शायद जब वह चौथे स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाएगा तो वह घमंडी फायर क्लाउड गोल्डन टाइगर किंग शांति से खड़ा होकर नहीं देखेगा, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन लेगा। आखिर 5वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स में इंसानों से कम इंटेलिजेंस नहीं होती। वे कैसे खड़े होकर अपने खाने को आसानी से अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाते हुए देख सकते हैं और उन्हें धमका सकते हैं। लेकिन अब है झाओ फेंग ने शरारत से ठहाका लगाया। उसके और घमंडी बाघ के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा था। यह सिकुड़न ठीक वैसी ही है जैसी झाओ फेंग प्लानिंग कर रहा था। झाओ फेंग से निकलती तेज आभा को महसूस करते हुए घमंडी बाघ अचानक रुक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह चींटी, जिसे वह खाने और खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, उसे अचानक ऐसी ताकत मिल गई है जो उसे धमका सकती है। हालांकि इस समय 10 मेरिडियन दिव्य तलवार। झाओ फेंग दहाड़ा और अपना सबसे ताकतवर मारक मूव दिखाया। रोशनी की 10 तेज धारें जो तुरंत आसमान में फैल गईं और घमंडी बाघ के शरीर को भेदती हुई। तुरंत ही घमंडी बाघ बुरी तरह घायल हो गया और उसकी सेहत का 10वां हिस्सा खत्म हो गया। घमंडी बाघ पागल हो गया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मामूली इंसान उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। घमंडी बाघ को गुस्सा आ गया और उसने आग के गोले बरसा दिए। आग की लपटें तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते सैकड़ों फीट के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। यह कभी शांत पुरानी पहाड़ी रेंज घमंडी बाघ के पागल हमले से तुरंत आग के कभी न खत्म होने वाले समुद्र में बदल गई। हवा में आग की गंध और जलते हुए जानवरों की लाशों की तीखी गंध थी। झाओ फेंग शांत रहा। उसकी हरकतें सहज और अप्रत्याशित थीं। उसकी उंगलियों से लगातार तलवार की एनर्जी निकल रही थी। उसके होठों पर धीरे से एक मुस्कान खिल गई। हे बस यही है। तुम जितने पागल होगे उतनी ही जल्दी मर जाओगे। सच में आधे दिन से भी कम समय में झाओ फेंग ने घमंडी बाघ की सेहत आधी कर दी थी। घमंडी बाघ और भी पागल हो गया। लेकिन 10 मेरिडियन स्वॉर्ड वेव के बार बार लगने से उसके पूरे शरीर की आग काफी धीमी हो गई थी और उसकी सांस लगभग खत्म हो गई थी। अब झाओ फेंग ने धीमी दहाड़ लगाई और उसकी बेहिसाब असली ताकत तुरंत फूट पड़ी और रोशनी की 10 चमकदार किरणें घमंडी बाघ के शरीर के जरूरी हिस्सों पर लगीं। उसकी घमंडी बाघ जैसी आंखें खुली हुई थीं, जिनमें बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी दिख रही थी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ढह गया। वह दिखावटी बाघ। मैं बोल नहीं सकता। अध्याय 97 जानवरों को काबू करने की तकनीक। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 5 लेवल 8 के बॉस फायर क्लाउड गोल्डन टाइगर किंग को हराने और 25,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 250,000 ट्रू पावर पॉइंट्स और 250,000 डिवाइन प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फैंग को टियर 5 फायर टाइप बीस्ट कोर मिलने पर बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? खिलाड़ी झाओ फैंग को टियर 5 गोल्ड टाइप बीस्ट कोर मिलने पर बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? खिलाड़ी झाओ फैंग को टियर 5 टाइगर किंग एसेंस ब्लड पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई। आपने बीस्ट टेमिंग टेक्निक स्किल हासिल कर ली है। क्या आप इसे ट्रेन करना चाहते हैं? विस्फोट का क्या मतलब है? एक बहुत बड़ा धमाका का क्या मतलब है? यह आपके सामने ही है। अपने मन में गूंजती आवाज सुनकर मास्टर झाओ जोर से हंसे, एक ऐसी भद्दी हंसी जिससे उनके मुंह से लार टपक पड़ी। जानवरों को काबू करने की तकनीक? क्या बकवास है? झाओ, जो दिल खोलकर हंस रहा था, ने अनजाने में एक सवाल पूछा। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और जानवरों को काबू में करने के कई तरीके तुरंत उसके दिमाग में आ गए। हजारों स्पिरिट बीस्ट्स को कमांड करने और सभी सेनाओं पर हमला करने की उसकी इमेज आखिरकार झाओ फेंग के दिमाग में बैठ गई। झाओ फेंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बहुत खुश होकर बोला, कल्टीवेशन? क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? मुझे पक्का कल्टीवेशन करनी है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बीस्ट टेमिंग स्किल बुक रोशनी की एक धारा में बदल गई और झाओ फेंग के शरीर में मिल गई। उसी समय सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल आवाज झाओ फेंग के दिमाग में गूंज उठी। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को बीस्ट टेमिंग टेक्निक स्किल सीखने के लिए बधाई। एक विचार के साथ झाओ फेंग ने अपने स्किल बार में बीस्ट टेमिंग टेक्निक दिखाई। कौशल, जानवरों को वश में करना। रैंक डेसोलेट लेवल अपग्रेड किया जा सकता है। 9 रैंक में बांटा गया है। गॉड, हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड, येलो, यूनिवर्स, कॉस्मॉस, फ्लड और डेसोलेट, जो 9 मुख्य मार्शल आर्ट क्षेत्रों के हिसाब से हैं। प्रवीणता 100। परिचय। डेसोलेट लेवल बीस्ट टेमिंग टेक्निक के हर इस्तेमाल में 900 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स खर्च होते हैं और टियर 1 स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने का मौका मिलता है। प्रोफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा होगा। हर फेल कैप्चर डेसोलेट लेवल बीस्ट टेमिंग टेक्निक की प्रोफिशिएंसी को 5 पॉइंट्स बढ़ा देता है।
ध्यान दें, जैसे जैसे बीस्ट टेमिंग टेक्निक का लेवल बढ़ता है, गुलाम बनाए जा सकने वाले स्पिरिट बीस्ट का लेवल भी बढ़ेगा और ट्रू एनर्जी की खपत भी बढ़ेगी। धत तेरे की, यह बीस्ट टैमिंग टेक्निक बहुत बढ़िया है। अगर मैं अपनी बीस्ट टैमिंग टेक्निक का लेवल बढ़ा सकूं और बहुत सारे मिड लेवल या हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर सकूं तो मैं, वाह हाँ सिस्टम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे उड़ा दोगे। बीस्ट टेमिंग टेक्निक क्या है, यह समझने के बाद झाओ फेंग इतना एक्साइटेड था कि उसके हाथ कांपने लगे और वह इसे टेस्ट करने के लिए एक स्पिरिट बीस्ट ढूंढने के लिए बेताब था। दुर्भाग्य से उसने आसपास के सभी स्पिरिट बीस्ट को मार डाला और वे सभी आग के समुद्र में कोयले में बदल गए। स्पिरिट बीस्ट की तो बात ही छोड़िए, स्पिरिट बीस्ट की तो पूरी लाश भी नहीं होती। उसने आग के समंदर की तरफ देखा, जहां खड़े होने की कोई जगह नहीं थी और पास ही से जानवरों की हल्की दहाड़े गूंज रही थीं। झाओ फेंग हंसा और जल्दी से मोयुन रिज के बाहरी किनारे की ओर चला गया। वह अपनी जानवरों को काबू करने की स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन सिर्फ बाहरी एरिया में ही बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट थे जो टेस्ट की जरूरतों को पूरा करते थे। 1 घंटे से ज्यादा दौड़ने के बाद झाओ फांग साफ पानी और हरे भरे पहाड़ों वाली एक खूबसूरत घाटी में पहुंच गया। थोड़ी ही दूर पर कई थर्ड टियर स्पिरिट बीस्ट ब्लूफिस्ट फेंग वुल्व्स अपने सूखे पेट हिलाते और अपनी हरी आंखों से घूरते हुए दिखे जब वे खाने की तलाश में बाहर आए थे। झाओ फेंग ने जानवरों को काबू करने की अपनी तकनीक का इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब झाओ फेंग ने अपनी बीस्ट टेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया तो एक हल्की कॉलर जैसी रोशनी दिखाई दी और वह तीसरे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट ब्लूफिस्ट फेंग वुल्फ के सिर पर गिरी। काटना, कैप्चर फेल, प्रोफिशिएंसी 5। काटना, कैप्चर फेल, प्रोफिशिएंसी 5। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे वही नतीजा मिला। झाओ फेंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि इस लेवल के स्पिरिट बीस्ट्स को पकड़ने के लिए उसका बीस्ट टेमिंग स्किल लेवल बहुत कम था। वह बस अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए उन पर प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि स्पिरिट बीस्ट्स ने उसकी राय से सहमति नहीं जताई। झाओ फेंग को एक बेवकूफ की तरह वही हरकतें दोहराते देखकर नीले चेहरे वाले नुकीले भेड़ियों को लगा कि स्पिरिट बीस्ट के तौर पर उनकी इज्जत को चुनौती दी गई है। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े, उस बेवकूफ इंसान को चूर चूर कर देना चाहते थे। हालांकि इसका नतीजा बहुत दुखद था। झाओ फेंग ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे वे मुश्किल से जिंदा बचे। धत तेरे की, बेवकूफों का झुंड। अगर वे वहीं खड़े रहते और मुझे उनकी काबिलियत परखने देते तो वे पिटने से बच जाते। इसके बजाय वे इतने बेशर्म थे कि उन्होंने पिटने के लिए कहा। अब सब एक जैसा है। ठंडी सांस लेते हुए झाओ फेंग ने बुरी तरह घायल और मरते हुए नीले चेहरे वाले नुकीले भेड़ियों पर अपना स्किल लेवल दिखाना जारी रखा। उन्हें निराशा हुई कि स्किल लेवल को हमेशा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता था। हर 5 कैप्चर के बाद 30 मिनट का कूलडाउन पीरियड होता है। झाओ फेंग निराश था। उसने ज्यादा प्रोफिशिएंसी पॉइंट पाने के लिए चौथे टियर के स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। नतीजे से वह और भी निराश हो गया। चाहे उसका टारगेट 4th टियर हो या 5th टियर, स्पिरिट बीस्ट प्रोफिशिएंसी में मैक्सिमम बढ़ोतरी 5 पॉइंट्स है। लगता है जानवरों को काबू करने का मेरा स्किल लेवल अभी भी बहुत कम है। झाओ फेंग ने मन ही मन कहा, यह जानते हुए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए उसने ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद काटना। प्लेयर झाओ फेंग को बधाई, आपकी स्किल बीस्ट टेमिंग टेक्निक को हांग लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया है। अरे आखिरकार इसका लेवल बढ़ गया। झाओ फेंग खुश हुआ। एक विचार के साथ उसने स्किल बार खोला। जब झाओ फेंग ने कॉस्मिक लेवल बीस्ट टेमिंग टेक्निक में अपग्रेड करने के लिए जरूरी काबिलियत देखी तो वह हैरान रह गया। कौशल, जानवरों को वश में करना। रैंक बाढ़। प्रवीणता 5-1000। परिचय, प्रोफिशिएंसी 1000100 तक बढ़ने के बाद प्लेयर झाओ फेंग बीस्ट टेमिंग टेक्निक कास्ट करने के लिए 9000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स खर्च करके दूसरे टियर के स्पिरिट बीस्ट को गुलाम बना सकता है। धत तेरी की। झाओ के दिल में बस यही 2 शब्द थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उसने जिस स्पिरिट बीस्ट आर्मी के बारे में सोचा था वह सिर्फ सेकंड टियर स्पिरिट बीस्ट का झुंड नहीं थी, वह पूरी तरह से बेकार होगी। झाओ परिवार की मेन ब्रांच की स्पिरिट बीस्ट आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए कम से कम एक 4th टियर स्पिरिट बीस्ट आर्मी बनानी होगी। स्क्रॉल करते रहो। ऐसा लगता है कि मास्टर झाओ को जानवरों को काबू करने की टेक्निक से नफरत है। 1 दिन बाद काटना। प्लेयर झाओ फेंग को बधाई, आपकी स्किल बीस्ट टेमिंग टेक्निक को कॉस्मिक लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया है। जैसे ही बीस्ट टेमिंग स्किल कॉस्मिक लेवल तक पहुंचती है, प्रोफिशिएंसी केप भी 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। मुझे पता था कि इसका नतीजा ऐसा ही होगा। झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया और अपनी काबिलियत बढ़ाने के महान काम में खुद को लगाना जारी रखा। इस बीच वह एक बार फिर मोयुनलिंग के सेंट्रल एरिया की ओर बढ़ गया। 10 दिन बाद काटना। प्लेयर झाओ फेंग को बधाई, आपकी स्किल बीस्ट टेमिंग टेक्निक को यूनिवर्स लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया है। अरे यार, मैं आखिरकार यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गया। झाओ फेंग बहुत खुश हुआ। बीस्ट टेमिंग में अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए उसने 10 दिनों से ज्यादा किसी दूसरे हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को नहीं मारा और अपना सारा समय इसी में लगा दिया। खुशकिस्मती से आखिरकार कोशिश रंग लाई। कौशल, जानवरों को वश में करना। रैंक यूनिवर्स।
प्रवीणता 0-1 लाख। विवरण: चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट को गुलाम बनाने के लिए 1 लाख ट्रू एनर्जी पॉइंट्स खर्च होते हैं। झाओ फेंग मुस्कुराया। चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट को गुलाम बनाना पहले से ही डरावना है। मान लेते हैं कि वह एक 4th टियर स्पिरिट बीस्ट लीजन बना सकता है। उस समय चाहे आप लेवल बढ़ा रहे हों या दूसरे प्लेयर्स को मार रहे हों, एक्सपीरियंस जेन रॉकेट लॉन्च जैसा होगा। इसके अलावा यह बात आम जानवरों को काबू करने वालों पर भी लागू होती है। किसी बीस्ट को काबू करने वाले को वाइल्डरनेस लेवल से यूनिवर्स लेवल तक पहुंचने में लगभग 10 साल लगेंगे, यहां तक कि स्पिरिट बीस्ट के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल होने पर भी। अगर किसी की क्वालिफिकेशन में थोड़ी कमी है या किसी के मिलनसार होने में थोड़ी कमी है तो इसमें 50 साल भी लग सकते हैं। झाओ फेंग को कुल 11 दिन लगे। अगर उन जानवरों को काबू करने वालों को यह खबर पता चलती तो वे शायद तुरंत पागल हो जाते। अब स्पिरिट बीस्ट्स को पकड़ने का समय है। झाओ दा गुआनरेन ने शैतानी मुस्कान के साथ पास ही में जानलेवा इरादे से अपनी ओर दौड़ते हरे लोमड़ी भेड़िए को देखा। शिकार दस्तक दे चुका है। एज्योर डेमन फॉक्स वुल्फ, मिड लेवल 4था टियर म्यूटेटेड स्पिरिट बीस्ट। इसमें हवा में उड़ने वाली लोमड़ी जैसी बहुत तेज रफ्तार और भूखे भेड़िए जैसी जानलेवा ताकत है। जब दोनों को मिलाया जाता है, कोई भी कल्पना कर सकता है कि ग्रीन डेमन फॉक्स वुल्फ कितना परेशान करने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो कुछ लेटेस्ट स्टेज 4th टियर स्पिरिट बीस्ट्स भी आसानी से एज्योर डेमन फॉक्स वुल्फ को उकसा नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रीन डेमन फॉक्स वुल्फ सबसे ज्यादा बदला लेने वाला है। काटना, कैप्चर फेल, प्रोफिशिएंसी 2। काटना, कैप्चर फेल, प्रोफिशिएंसी 2। भले ही आप यूनिवर्स लेवल के बीस्ट टेमर के लेवल तक पहुंच जाएं, आप उन्हें हर बार नहीं पकड़ सकते। मैंने लगातार 7 या 8 बार कोशिश की। काटना, खिलाड़ी झाओ फैंग को मिड स्टेज 4th टियर स्पिरिट बीस्ट एज्योर फॉक्स वुल्फ को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए बधाई। अध्याय 98 स्पिरिट बीस्ट दंगा। काटना, खिलाड़ी झाओ फैंग को मिड स्टेज 4th टियर स्पिरिट बीस्ट एज्योर फॉक्स वुल्फ को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए बधाई। यह आवाज सुनकर झाओ फेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। धत तेरे की इतनी कोशिशों के बाद मैं आखिरकार कामयाब हो गया। अच्छी बात है कि बीस्ट टेमिंग स्किल लेवल बढ़ने के बाद कैप्चर की संख्या बढ़ गई और कूल डाउन टाइम कम हो गया। नहीं तो इस बार हम निश्चित रूप से उन्हें पकड़ नहीं पाते, इससे पहले कि एज्योर डेमन फॉक्स वुल्व्स का झुंड हमला करता। झाओ दा गुआनरेन ने फिर आह भरी। उसी समय वह तेजी से आगे बढ़ा, एक नीले राक्षस लोमड़ी भेड़िए के हमले से बचता हुआ। यह उससे लड़ता या मारता नहीं है। स्किल लेवल ठंडा होने के बाद एज्योर फॉक्स वुल्फ को पकड़ना जारी रखें। और ऐसा ही चलता रहा। 2 घंटे बाद झाओ दा गुआनरेन ने 26 हरे लोमड़ी भेड़िए पकड़े। शानदार नतीजे। जो लोग फेल हो गए वे सब जमीन पर लेट गए और मास्टर झाओ के अनुभव का हिस्सा बन गए। अपने सामने लोमड़ियों और भेड़ियों के झुंड को देखकर, जो घरेलू पक्षियों की तरह इतने शांत और प्यारे थे, झाओ फेंग जोर से हंसा। हाँ, मेरी स्पिरिट बीस्ट आर्मी आखिरकार पूरी हो गई। अब हम अपने सैनिकों को मोलुनलिंग के अंदरूनी इलाके में ले जा रहे हैं और हमें अपनी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। 10 दिन से ज्यादा समय तक लेवल अप न कर पाने के बाद झाओ फेंग पहले से ही बेसब्र हो गया था। एक ऊंचे नीले फॉक्सवुल्फ के ऊपर बैठे हुए, अपने नीचे नीले वुल्फ किंग का आरामदायक टच महसूस करते हुए, जो गाड़ी की सीट जैसा था, और बिजली की स्पीड के साथ झाओ फेंग की मुस्कान और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। काटना, प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 8 स्पिरिट बीस्ट आयरनबैक सिल्वर लिजर्ड को मारने 800,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 80,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 80,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना, टियर 5 लेवल 1 स्पिरिट बीस्ट क्लाउड स्टेपिंग डेमन लेपर्ड को मारने के लिए प्लेयर झाओ फैंग को बधाई। आपने 1,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1 लाख ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 1 लाख डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। 5वें टियर पहले लेवल के क्लाउड स्टेपिंग डेमन लेपर्ड को एज्योर डेमन फॉक्स वुल्व्स के झुंड द्वारा मौत के कगार तक घिसते हुए और फिर उसके द्वारा मारे जाने को देखकर झाओ दा गुआनरेन को आत्मसंतुष्टि महसूस हुई और उसने मन ही मन तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर एक स्पिरिट बीस्ट लीजन बनाना होगा। झाओ दा गुआनरेन 26 हरे दानव लोमड़ी भेड़ियों के साथ वे मोयुनलिंग पहाड़ों में और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने कभी न खत्म होने वाले चक्र में राक्षसों को मारा और पकड़ा। आधे महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। झाओ दा गुआनरेन आखिरकार मोलुन रिज के बीच के हिस्से में अंदरूनी इलाके के किनारे के पास जिंदा पहुंच गए। उसकी स्पिरिट बीस्ट आर्मी 26 से बढ़कर 78 हो गई है। यह ठीक इन आगे की टुकड़ियों की वजह से ही था, जो आगे बढ़कर दुश्मन की स्थिति का पता लगा रही थीं कि मास्टर झाओ स्पिरिट बीस्ट की भीड़ के घेरे को तोड़कर बीच के इलाके तक पहुंच पाए। नहीं तो वह अकेले यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या यह मोलुन रिज का सेंट्रल एरिया है? यहां किसी स्पिरिट बीस्ट की दहाड़ भी नहीं है, यहां बहुत ज्यादा शांति है। झाओ दा गुआनरेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसके चेहरे की बेकाबू मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। बजाय यह गंभीर है, बहुत गंभीर। मोलुनलिंग का सेंट्रल एरिया यकीनन पूरी मोलुनलिंग रेंज के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है। हालांकि यह अंदरूनी और कोर एरिया से कम खतरनाक है।
अगर कोई मार्शल वेनरेबल भी सेंट्रल इलाके में घुस जाए तो उसे पक्का मौत का सामना करना पड़ेगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि झाओ फेंग तो बस एक मार्शल ग्रैंडमास्टर है। सिस्टम के एक मजबूत सपोर्टर के बिना अगर उनमें 10 गुना हिम्मत होती तो भी वे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते। भाग्य साहसी का साथ देता है। यहाँ लेबर और मैनेजमेंट टीम काम संभालना चाहती है। सेंट्रल रीजन में ज्यादातर 5वें और 6ठे टियर के स्पिरिट बीस्ट्स रहते हैं। अगर कोई आसपास के सभी 5वें टियर के स्पिरिट बीस्ट्स को खत्म कर दे और कुछ 6ठे और 7वें टियर के स्पिरिट बीस्ट्स को पकड़कर मार भी दे तो कोई सोच सकता है कि उसका एक्सपीरियंस और पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इतना बड़ा मुनाफा दांव पर लगा हो तो सबसे बड़े खतरे भी उठाने लायक हैं। अभी झाओ फेंग की सोच ऐसी है। अपना मन बनाकर झाओ फेंग ने पास के 5वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ कांपने लगे, चट्टानें टूटकर बिखर गईं और पूरी पर्वत श्रृंखला हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सेना आ गिरी हो या कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। हे भगवान, ये क्या बकवास है। अगर तुम मेरा स्वागत करना भी चाहते हो तो तुम्हें इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। झाओ दा गुआनरेन ने हैरानी से कहा। उसकी नजरें अपने आसपास पर टिकी थीं। उनके नीचे नीले लोमड़ी भेड़िए भी मास्टर झाओ की रक्षा के लिए एक घेरा बनाकर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। गड़गड़ाहट की आवाज और ज्यादा साफ और साफ होती गई। धरती के हिलने का एहसास ऐसा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। पीछे हटना। उन्होंने पीछे हटने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आदेश मिलने पर हरे लोमड़ी भेड़ियों ने राहत की सांस ली और पीछे हटकर भाग गए। कुछ ही समय में वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। झाओ फेंग एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। जानवरों की दहाड़ से आसमान हिल गया और धुआं और धूल का गुबार बड़े जंगल के ऊपर आसमान में उठ गया। ध्यान से देखने पर धुएं और धूल के बीच खून जैसी लाल आंखों, खूंखार हाव भाव और जानलेवा इरादे वाले उन स्पिरिट बीस्ट को धुंधला धुंधला देखा जा सकता है। इनकी संख्या कम से कम 2 या 3 हजार है। यह पहली बार था जब झाओ फेंग ने इतने सारे स्पिरिट बीस्ट देखे थे। खास तौर पर उन स्पिरिट बीस्ट्स का मुख्य हिस्सा चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स हैं। क्या यह कोई बड़ी लहर है? यह तो ऐसा नहीं लग रहा। झाओ फेंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे लगा कि स्पिरिट बीस्ट्स के ग्रुप में कुछ गड़बड़ है। आओ। तभी उसके नीचे नीला लोमड़ी भेड़िया बार बार दहाड़ा। ऐसा लगा जैसे वह उन्मत्त आत्मा वाले जानवरों की आवाज की तरह था। फिर बाकी दर्जनों स्पिरिट बीस्ट भी दहाड़ने लगे। दहाड़ के साथ उनकी आंखें लाल हो गईं और वे हल्के से आगे बढ़े। ऐसा लगा जैसे वे स्पिरिट बीस्ट्स की सेना का पीछा करने वाले हैं। क्या हुआ? झाओ चौंक गया और उसने जल्दी से अपने बैटल पेट्स, जिसमें एज़्योर फॉक्स वुल्फ भी शामिल था, को चुप रहने के लिए मजबूर किया। आदेशों की बाध्यता के तहत वे बहुत अधिक आज्ञाकारी बन गए। फिर भी आप उनकी बेचैन एनर्जी और बाहर निकलने की उनकी इच्छा को महसूस कर सकते हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है? अपने सामने मौजूद स्थिति को देखते हुए झाओ फेंग के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी थी। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीता, एक समय के शांत ग्रीन फॉक्स वुल्फ फिर से हलचल मचाने लगे। झाओ फेंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया, पास में ही स्पिरिट बीस्ट्स के बढ़ते झुंड पर नजर डाली और एक पल के लिए सोचा, धत तेरे की, इतने सारे स्पिरिट बीस्ट्स के लिए मैं एक जुआ खेलूंगा। झाओ फेंग की नजर 2000 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट्स के ग्रुप पर थी। अगर वह इन सभी स्पिरिट बीस्ट्स को मार सकता है तो झाओ फेंग ने अंदाजा लगाया कि भले ही वह मार्शल वेनरेबल लेवल तक न पहुंच पाए, वह कम से कम 7 या 8 स्टार्स का मार्शल ग्रैंड मास्टर तो बन ही जाएगा। चलो उनका पीछा करो। झाओ फेंग के कहने पर स्पिरिट बीस्ट, जिसमें एज़्योर डेमन फॉक्स और वुल्फ भी शामिल थे, जो लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रहे थे, खुशी से दहाड़ने लगे और स्पिरिट बीस्ट के झुंड का तेज स्पीड और लगातार पीछा करने लगे। स्पिरिट बीस्ट्स का झुंड सेंट्रल इलाके के नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ा। लगभग 100 मील का सफर करने के बाद स्पिरिट बीस्ट की संख्या शुरुआती 2000 से बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गई। बाद में जोड़े गए ज्यादातर 5वें टियर के स्पिरिट बीस्ट थे। झाओ परिवार की पूरी मेन ब्रांच को टक्कर देने वाली बड़ी और ताकतवर स्पिरिट बीस्ट आर्मी को देखकर झाओ फेंग, जो पीछे चल रहा था, एक्साइटेड और नर्वस दोनों था। मजेदार बात यह है कि अगर हम अपने सामने के सभी स्पिरिट बीस्ट को मार सकें तो मार्शल वेनरेबल बनना भी हमारे बस में होगा। डरावनी बात यह है कि अगर इतने सारे स्पिरिट बीस्ट एक साथ उस पर हमला कर दें, भले ही उसके पास स्पिरिट बीस्ट बैटल पेट्स का एक ग्रुप और सिस्टम हो, तो भी वह बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। यह एक ऐसा फैसला था जो जिंदगी और मौत के बीच रस्सी पर चलने जैसा था। झाओ फेंग का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके उलट टेंशन और प्रेशर से उसका खून खौल उठा और जलने लगा। इस बार लेबर और मैनेजमेंट टीमों को सफल होना चाहिए। अध्याय 99 रहस्यमय वेदी। स्पिरिट बीस्ट की बड़ी सेना आगे बढ़ी। जैसे बाढ़ सब कुछ नष्ट कर देती है। जीवन जहां भी जाता है वहां मुरझा जाता है और मर जाता है। आखिरकार स्पिरिट बीस्ट्स की सेना सेंट्रल इलाके से 200 मील बाहर एक बहुत खुले, यहां तक कि सुनसान मैदान में पहुंच गई। आखिरकार यह बंद हो गया। स्पिरिट बीस्ट्स की आर्मी से थोड़ी दूर पर खड़े झाओ दा गुआनरेन ने यह सीन देखा और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है यही उनकी मंजिल है।
उसकी नजर सुनसान बेजान मैदान पर पड़ी। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह है। मैदान के बीच में देखने पर 6 रहस्यमयी वेदियां थीं, हर एक लगभग 100 फीट ऊंची, मिट्टी और पत्थर से बनी, छनुकीले तारे जैसी बनावट में अजीब रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही झाओ फेंग ने अल्टर को देखा, उसके अंदर खतरे का एहसास हुआ। हे भगवान, यह कितना अजीब है। मैंने पहले कभी मोयुन रिज में मैदान के बारे में नहीं सुना। और कौन इतना बोर हो गया है कि यहाँ पूजा की जगह बनाए? पूजा की जगह बनाने का क्या मकसद है? झाओ फेंग का एक्सप्रेशन गंभीर था, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। स्पिरिट बीस्ट आर्मी का विद्रोह इस रहस्यमयी और ऊंची वेदी से जुड़ा था। ये वेदियां, जो लगभग 100 फीट ऊंची हैं, इस सुनसान मैदान पर आसमान तक पहुंचने वाली ऊंची मीनारों की तरह खड़ी हैं। वेदी के आसपास का पूरा एरिया एक सेमी सर्कुलर लाइट शील्ड से ढका हुआ था। लाइट शील्ड का रंग लाल है। खून जैसा लाल रंग डरावना है। इससे भी ज्यादा डरावनी गंध लाइट शील्ड से आ रही थी, जो तेज खून जैसी गंध थी। खून जैसी लाल रोशनी वाली शील्ड को देखकर झाओ फेंग को बेचैनी महसूस हुई। कदम पीछे खींचना, उसने कुछ जल्दी से चिल्लाकर कहा। हालांकि ब्लू फॉक्स भेड़िए को इसका कारण नहीं पता था, फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गया और तेजी से सैकड़ों मीटर दूर चला गया। अर्थात इस समय भनभनाहट। बड़ी वेदी के अंदर से अचानक सच्ची एनर्जी का एक जबरदस्त उभार निकला। अगले ही पल रहस्यमयी वेदी को घेरे हुए सेमी सर्कुलर लाइट शील्ड अचानक फैल गई। एक फैलते हुए बुलबुले की तरह यह एक पल में 10 गुना बढ़ गया। एक ही समय पर वेदी के बीच में एक ड्रैगन के आकार का गैनोडर्मा ल्यूसिडम दिखाई दिया। जब ड्रैगन के आकार का गैनोडर्मा दिखाई दिया तो उसमें हल्की ड्रैगन जैसी ताकत थी, और साथ ही उसमें से एक ऐसी गंध निकल रही थी जो जानवरों को लुभाती थी। जब स्पिरिट बीस्ट की सेना ने यह खुशबू सूंघी तो उनकी आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं और वे बार बार दहाड़ने लगे, ऐसे जैसे भूखे पेटू किसी बेमिसाल सुंदरता को देखकर चिल्ला रहे हों। उनकी आंखें बहुत ज्यादा लालच से चमक रही थीं। जल्द ही लालच ने ड्रैगन की ताकत से निकलने वाली इस जबरदस्त आभा पर काबू पा लिया और स्पिरिट बीस्ट्स की सेना दहाड़ते हुए अजीब वेदी की तरफ बढ़ी। ओह! नीला लोमड़ी भेड़िया गुर्राता रहा। झाओ फेंग, जिसका उनसे हल्का फुल्का कनेक्शन था, उसने एज़्योर डेमन फॉक्स वुल्व्स की इच्छा को साफ साफ महसूस किया, जैसे कि ड्रैगन हार्ट मशरूम खाने से उन्हें बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी। झाओ का दिल बैठ गया और उसने छनुकीले तारे वाली वेदी को गंभीर भाव से देखा। उसने दांत पीसकर एज़्योर फॉक्स वुल्फ को जल्दी से पीछे हटने का आदेश दिया। जैसे ही ड्रैगन के आकार का गैनोडर्मा दिखाई दिया, उसे एक साजिश का एहसास हुआ। हरा लोमड़ी भेड़िया धीरे से चिल्लाया, लेकिन जल्दी से पीछे हट गया और पास ही एक छोटी पहाड़ी पर आ गया। झाओ फेंग पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे की ओर देख रहा था। अब बेचैन स्पिरिट बीस्ट्स का पहला बैच पहले ही खून जैसी लाल लाइट वाले बैरियर में घुस चुका था। इसके तुरंत बाद एक अजीब दृश्य सामने आया। वे ड्रैगन के आकार वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम की ओर पागलों की तरह दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने अपने आप अपना मुंह खोला और लाल रंग के खून की धारें उगल दीं, जिससे तेज उतार चढ़ाव निकले। जीवन सार और रक्त। इसके अलावा यह बिना किसी विरोध के अपनी मर्जी से किया गया काम था। इस सीन ने झाओ फेंग को चौंका दिया और इससे उसका अंदाजा भी पक्का हो गया। इस वेदी के अंदर सचमुच कोई भूत हो सकता है। यह जरूरी चीज, जिसे आमतौर पर हार्ट ब्लड के नाम से जाना जाता है। यह इंसानी मार्शल आर्टिस्ट और स्पिरिट बीस्ट्स दोनों के लिए बहुत कीमती चीज है। एक बार एक बूंद खो जाने पर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा उसने बहुत बड़ा मुंह थूक दिया। झाओ फेंग को यकीन था कि एक स्पिरिट बीस्ट जिसने अपना इतना सारा जीवन खो दिया है, वह बहुत कमजोर हो जाएगा। ज्यादा गंभीर मामलों में वे और भी नीचे गिर सकते हैं और लो रैंकिंग स्पिरिट बीस्ट बन सकते हैं। हे भगवान, वह अल्टर बहुत बुरी थी। शुक्र है कि मैं बहुत होशियार और ताकतवर था। जब झाओ की आंखें खुल रही थीं, तो उसे मन ही मन राहत भी महसूस हो रही थी। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि वेदी के बारे में कुछ अजीब बात है। अब यह देखकर उसे और भी यकीन हो गया। यह अल्टर इसमें आने वाले स्पिरिट बीस्ट को अपने आप अपने जीवन का सार दिखाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह कोशिश करने को तैयार नहीं था। नहीं तो अगर उसके स्पिरिट बीस्ट और बैटल पेट्स या वह खुद भी अल्टर से प्रभावित होकर बेवकूफी में अपना जीवन का सार उसे चढ़ा देते, तो सच में उसके पास रोने के लिए कोई नहीं बचता। स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा थूका गया लाइफ एसेंस खून जैसी लाल रोशनी की धारियों में बदल गया, जो खून के बादलों की तरह हवा में उठीं और खून जैसी लाल रोशनी वाली शील्ड के ऊपर तैरने लगी। यह कार्रवाई ज्यादा देर तक नहीं चली। तालियां ताली ताली। एक के बाद एक लाल रंग के गोले फटे, जिससे खून की धुंध फैल गई, जिसने पूरी लाल रंग की रोशनी वाली शील्ड को भर दिया। गाढ़ा जरूरी खून, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और ताकत थी, तुरंत लाल रोशनी वाली शील्ड में मिल गया। फ्यूजन के दौरान जिन स्पिरिट बीस्ट से अपने आप खून बहता था, उन्हें खून जैसी लाल लाइट वाली शील्ड से बाहर फेंक दिया जाता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। उसी समय लाल रोशनी वाली शील्ड से निकलने वाली आभा और भी ज्यादा आकर्षक और जानलेवा लग रही थी। स्पिरिट बीस्ट्स की आंखें लाल थीं, जैसे उन्हें अपने सामने का खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, और वे उत्सुकता से दौड़ पड़े।
इस बार पहले से 2 या 300 ज्यादा लोग शामिल हुए। कुछ स्पिरिट बीस्ट्स ने तो जगह पाने के लिए दूसरे स्पिरिट बीस्ट्स पर हमला करना भी शुरू कर दिया। जिन स्पिरिट बीस्ट के दिल का खून निकल गया था, उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और वे धीरे धीरे गुर्राने लगे, गुस्से और हैरानी से दहाड़ने लगे। सीन बहुत ज्यादा अफरातफरी वाला हो गया। यह देखकर झाओ फेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन अचानक हंस पड़े। हाँ, मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा। वे स्पिरिट बीस्ट जिन्होंने अपने दिल का खून खो दिया है, वे सब मेरे लिए हॉट कमोडिटीज हैं। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो पूरी तरह से शैतानी थी। जिन स्पिरिट बीस्ट ने अपना ज्यादातर जरूरी हिस्सा खो दिया है, उनकी लड़ने की ताकत बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए उन्हें मारने का यह सही समय है। आप कह सकते हैं कि वे सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे जो वह इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा था। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ऐसी रहस्यमयी वेदी के पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण लोग होंगे, लेकिन झाओ फेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा पिछले अनुभवों से न सीखना एक बड़ी गलती होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इससे उन बड़े लोगों को गुस्सा आएगा, झाओ फेंग का एक ही रवैया था, जो भी हो, जब मैं लेवल अप कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। हालांकि अभी हमला करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। सिर्फ 4 या 500 स्पिरिट बीस्ट्स मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा लक्ष्य यहाँ के सभी स्पिरिट बीस्ट्स हैं। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं, जिससे उसका महत्वाकांक्षी स्वभाव पता चल गया। वह चुपचाप इंतजार करता रहा, और यह ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही स्पिरिट बीस्ट्स की दूसरी लहर ने अपने आप अपने दिल का खून दिया, लाल रोशनी वाली शील्ड में खून का सार लगभग एक ट्रांसपेरेंट चीज से एक चिपचिपे लिक्विड में बदल गया। जैसे ही तीसरी लहर पूरी हुई, फ्लूइड ठोस जैसा दिखने लगा। जब तक स्पिरिट बीस्ट्स की चौथी और आखिरी लहर ने अपने दिल का खून नहीं दिया, तब तक क्रिम्सन लाइट शील्ड में क्वालिटेटिव बदलाव आया, जो सीधे ब्लड एसेंस से एक सॉलिड ब्लड स्फीयर में बदल गया। इतनी ज्यादा मात्रा में ब्लड एसेंस सोखने के बाद लाल रंग का गोला सिकुड़ने लगा। अचानक बड़े बड़े अजगर जैसी दिखने वाली सैकड़ों बेलें रहस्यमयी वेदी से निकली, जो लाल रंग के गोले को भेद रही थीं और उसकी खून की ताकत को खींच रही थीं। अब मैदान पर कमजोर स्पिरिट बीस्ट्स को देखकर झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। उसने ब्लू फॉक्स भेड़ियों को हमला करने का आदेश दिया, खास तौर पर उन स्पिरिट बीस्ट्स को टारगेट करते हुए जिनके दिल का खून निकल गया था। वह खुद भी आलसी नहीं था। एक नीले डेमन फॉक्स वुल्फ पर सवार होकर वह तेजी से नीचे झपटा। उसकी हथेली रोशनी से चमक रही थी जब उसने 10 तलवारें छोड़ी, जैसे मौत की 10 तलवारें हों, और तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स की जान ले ली। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 6 स्पिरिट बीस्ट सिल्वर आर्मर्ड हॉर्नेड पाइथन को मारने 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 6,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 6,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 7 स्पिरिट बीस्ट क्रिम्सन फायर फ्लाइंग स्कॉर्पियन को मारने 70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 7,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 7,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 8 स्पिरिट बीस्ट ब्लडविंग टायरेंट टाइगर को मारने 800,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 80,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 80,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 9 स्पिरिट बीस्ट गोल्डनाइड लाइट ईगल को मारने 90,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 9,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 9,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई। नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार बजती रहीं। आवाज ठंडी और बेपरवाह थी, लेकिन झाओ फेंग के लिए, जो इस अफरातफरी का फायदा उठा रहा था, यह स्वर्ग जैसा संगीत था, बहुत सुंदर। अपने शरीर में अनुभव की लहर महसूस करते हुए झाओ फेंग बहुत खुश हुआ। मुझे तो 3 बार जोर से हंसने का मन हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार, मुझे इस तरह की मॉन्स्टर इकट्ठा करने और खत्म करने की स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा पसंद है। अध्याय 100 मो कबीला। जैसे ही झाओ फेंग वेदी के बाहर बहुत खुश था, अंदर एक अलग ही दुनिया खुल रही थी। वेदी 6 नुकीले तारे से बनी है। वेदी के अंदर एक 6 नुकीला तारा भी है, जिसके 6 बिंदु 6 दिशाओं में बने हैं। 6 लंबे, सांवले और रौबदार आदमी 6 कोनों वाले तारे पर पालथी मारकर बैठे थे और खून जैसे लाल रंग की आभा से घिरे हुए थे। उन्होंने साधना के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और खून के सार की रोशनी की लड़ियां सुरक्षा कवच से बाहर निकलीं और फिर हर व्यक्ति के शरीर में बहने लगीं। 6 लोगों का ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका ऑरा बहुत ज्यादा और हावी था, जिसमें हल्का सा प्रेशर था जो सिर्फ एक एम्परर लेवल के पावर हाउस के लिए खास था। सम्राट वू। ये 6 लोग मार्शल एम्परर लेवल के एक्सपर्ट थे। ये चारों मिड स्टेज मार्शल एम्परर थे, यानी 4 स्टार मार्शल एम्परर और 5 स्टार मार्शल एम्परर। बीच में बैठे 2 लोगों की आभा दूसरों से कहीं ज्यादा थी। सम्राट का ऑरा बहुत भारी था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह एक मार्शल सम्राट बनने के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि मार्शल सम्राट के आखिरी दौर का एक ताकतवर एक्सपर्ट था। 6 नुकीले तारे से 200 मीटर दूर 40 या 50 लोग खड़े थे। वे सब काले कपड़े पहने हुए थे, सीधे और एक लाइन में खड़े थे और जलन और हैरानी से यह नजारा देख रहे थे। बाहर कैसा चल रहा है? काले कपड़ों वाले आदमियों के लीडर 7 स्टार मार्शल वेनरेबल ने बेपरवाही से पूछा।
काले कपड़ों में एक आदमी ने जवाब दिया, लॉर्ड मोची को रिपोर्ट कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। 3000 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट्स जो अट्रैक्ट हुए थे, उनमें से ज्यादातर ने पहले ही अपना लाइफ एसेंस ब्लड चढ़ा दिया है। काले कपड़ों में इन लोगों में 8 या 9 मार्शल वेनेरेबल एक्सपर्ट थे। बाकी सभी हाई लेवल मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। राजधानी शहर में झाओ परिवार के पास भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। साफ है, वे एक ऐसी ताकत हैं जो राजधानी के झाओ परिवार से भी आगे हैं। अगर झाओ फेंग को पता होता कि यह रहस्यमयी वेदी इतने बड़े जानवर ने बनाई है, तो मुझे हैरानी है कि क्या वह अब भी हत्या करने की हिम्मत करता। बहुत अच्छा। मोची ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस स्कीम को सेट अप करने के लिए हमारे मो कबीले ने ड्रैगन्स बड्यूइंग अगरबत्ती खरीदने के लिए अपने सारे रिसोर्स लगभग खत्म कर दिए थे, जिससे स्पिरिट बीस्ट्स पागल हो गए थे। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन जब तक हमारे पुरखों में से कोई मो दाओ या मोजोंग मार्शल सेंट लेवल तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता है, जिससे हमारा मो क्लैन 7वें लेवल की सेनाओं में शामिल हो जाता है, तब तक ये सारी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। अब ऐसा लगता है कि इन स्पिरिट बीस्ट्स का ब्लड एसेंस बहुत शुद्ध है। जब तक वे काफी हैं, वे निश्चित रूप से हमारे पूर्वज को एम्परर लेवल तक पहुंचने और सेंट लेवल तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसके साथ ही मोची ने अपने पीछे खड़े लोगों को कहा, जाओ और बाकी सामान भी छोड़ दो ताकि और स्पिरिट बीस्ट आ सकें। हाँ, काले कपड़े पहने एक आदमी ने आदर से सहमति जताई और ऑर्डर पूरा करने के लिए चला गया। मोची मुस्कुराया जब उसने दोनों पूर्वजों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखा, जैसे कि वह पहले से ही पूर्वजों को मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने, संत स्तर पर कदम रखने और पूरे कबीले को 7वीं श्रेणी के परिवारों की श्रेणी में ले जाने का दृश्य देख सकता था। तथापि मोची का अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं रहा। क्लिक करें। अचानक मो कबीले के 6 ताकतवर सदस्यों को घेरे हुए खून जैसी लाल लाइट वाली शील्ड का ज्यादातर खून खत्म हो गया और लाइट वाली शील्ड से कांच जैसी टूटने की आवाज आई और उस पर अचानक एक भयानक दरार आ गई। ऐसा लगता है कि यह किसी भी पल टूट सकता है। क्या हो रहा है? मोची की पलकें तेजी से फड़कने लगीं और अचानक उसके दिल में अजीब सी बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। आज का यह सीन पूरे मो कबीले ने बनाया है, जिन्होंने बहुत सारे रिसोर्स खर्च किए हैं। लेकिन शो तो अभी शुरू ही हुआ है, क्या यह इतनी अचानक खत्म हो जाएगा? नहीं सकता। मोची मन ही मन दहाड़ा, उसकी उम्मीद अभी जगी ही थी कि वह निराशा में बदल गया। मुझे शक है कि कोई भी इस भावना को समझ सकता है। तुम सब लोग बाहर जाओ और जांच करो, पता लगाओ कि क्या हो रहा है। मोची ने अपने पीछे काले कपड़ों में खड़े कई आदमियों को निर्देश दिए। काले कपड़ों वाले लोग एक साथ सहमत हो गए और जाने वाले थे। काले कपड़ों में वह आदमी जिसे मोची ने बचा हुआ सारा सामान इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया था, दौड़कर अंदर आया और चिल्लाया, कुछ बहुत बुरा हुआ है लॉर्ड मोची, यह बहुत बुरी हालत है। मोची का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपनी बेचैनी को दबाया और शांति से पूछा, धीरे धीरे बताओ क्या हुआ। क्या तुमने मोयुन रिज के अंदर 7वें या 8वें रैंक के उन ताकतवर लोगों को अलर्ट किया? नहीं। यह सुनकर मोची ने थोड़ी राहत की सांस ली, उसका मूड थोड़ा शांत हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि तियानहे स्वॉर्ड सेक्ट ने हमें खोज लिया है? अगर उन्होंने खोज भी ली होती तो भी वे हमारे मो क्लैन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। नहीं। काले कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर अजीब भाव था। इनमें से कुछ नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? मोची तुरंत गुस्से से चिल्लाया। काले कपड़े वाला आदमी डर से कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और दुख भरी आवाज में चिल्लाया, बाहर एक बदमाश है जो बलि में रुकावट डाल रहा है। कौन सा बच्चा? क्या तुम बता सकते हो कि वह किस ग्रुप से है? उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? मोची ने जल्दी से पूछा। मैं नहीं बता सकता कि वे किस ग्रुप से हैं, लेकिन उनका कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर है। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। अरे यार, इतनी सी साधना के बाद तुम किस बात से घबरा रहे हो? मोची फिर से शांत हो गया। जैसे ही उसने कहा, मोची ने अपने पीछे खड़े 2 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को आदेश दिया, मो 31, मो 38, तुम दोनों बाहर जाओ और मेरे लिए उस बदमाश को मार डालो। हाँ। काले कपड़ों वाले 2 आदमी बात मानकर चले गए। लेकिन इसके तुरंत बाद मोची ने फिर से त्योरियां चढ़ाई। क्योंकि मो कबीले के 6 ताकतवर सदस्यों को ढकने वाली लाल रोशनी वाली शील्ड की मरम्मत नहीं हुई थी, इसके बजाय उस पर दरारें बढ़ गईं और खून के सार से मिलने वाला पोषण काफी कमजोर हो गया था। 31 और 38, ये 2 बेवकूफ इतने लंबे समय से गायब हैं और वे एक 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर को भी नहीं संभाल सकते। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं, उनकी हालत और खराब होती जा रही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, काले कपड़ों वाला आदमी घबराकर फिर से अंदर आ गया। कुछ भयानक हुआ है लॉर्ड मोची, कुछ भयानक हुआ है। मो 31 और मो 38 दोनों मर गए हैं। क्या? मोची की आंखें सिकुड़ गईं, एक खतरनाक चमक दिखाई दी और उसने ठंडी आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या वह लड़का 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर नहीं है? वह 31 और 38 को कैसे मार सकता है? वह बच्चा जानवरों को काबू करने वाला लगता है और उसकी हरकतें बहुत तेज हैं।
31 और 38 को उसने स्पिरिट बीस्ट के एक ग्रुप में फंसाया और उन्हें सीधे खा लिया। यह सुनकर मोची को गुस्सा आ गया। बेवकूफ बेवकूफ, उन्हें एक बच्चे ने धोखा दिया। क्या वे सुअर हैं? अगर दोनों कुलपिताओं की खेती पर असर पड़ने का डर न होता तो मोची शायद अभी बहुत गुस्से में होता। गाली देना आखिरकार कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वह गाली दे रहा था वह पहले ही मर चुका था। आमतौर पर दो मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की मौत से मोची को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा ही आता, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मुख्य बात यह है, वे दो मार्शल ग्रैंड मास्टर किसी मार्शल वेनेरेबल एक्सपर्ट या नॉन स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर के हाथों नहीं मरे, बल्कि उन्हें एक 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर ने फंसाकर मार डाला। अपनी ऊंची साधना के बावजूद उनकी मौत बहुत बुरी हुई। मोची के गुस्से का असली कारण यही था। 26, 25, 24 मोची ने लगातार 5 नाम पुकारे। काले कपड़े पहने 5 आदमी आगे बढ़े। इन 5 लोगों का ऑरा पहले के मो 31 और मो 38 से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे सभी 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच गए हैं। तुम पांचों एक साथ जाओ और पक्का करो कि उस बदमाश को मार दिया जाए, मोची ने ठंडे स्वर में कहा। वह रुका, थोड़ा सा मुंह बनाया और अपने पीछे पहली लाइन में बैठे लोगों की तरफ देखा। मोलियू, तुम्हें भी जाना चाहिए। यह सुनकर सब चौंक गए। मो कबीले के काले कपड़े पहने सदस्यों के ग्रुप को भी उनकी ताकत के हिसाब से रैंक किया गया था। आप जितने मजबूत होंगे आपकी रैंकिंग उतनी ही ज्यादा होगी। मोलियू एक असली मार्शल वेनेरेबल एक्सपर्ट हैं। क्या यह टैलेंट की बर्बादी नहीं है? दूसरों ने भौहें चढ़ाई। पूर्वजों की साधना में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मोची ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 101 उन्मत्त वध। काटना। खिलाड़ी झाओ फैंग को चौथे टियर लेवल 9 स्पिरिट बीस्ट गोल्डन स्केल वाइन पाइथन को मारने 900,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 90,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 90,000 डिवाइन लेवल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 5 लेवल 1 स्पिरिट बीस्ट विंड एंड फायर माउंटेन डिवोरिंग बीस्ट को मारने 1,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1,00,000 ट्रू पावर पॉइंट्स और 1,00,000 डिवाइन प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 5 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट 3 लेग्ड ब्लैक फायर क्रो को मारने 2,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 200,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 200,000 डिवाइन प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। लगातार बढ़ते आनंद ने झाओ फेंग के मन पर हमला कर दिया, जिससे वह नशे में हो गया। उसी समय झाओ फेंग के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इन सबको अनलॉक कर लूं तो मुझे कितने लेवल मिलेंगे। झाओ फेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसे बहुत उम्मीद थी। बस अब 3,000 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट ने अपनी मर्जी से अपना खून डोनेट किया। जब वे बहुत कमजोर होते हैं, झाओ फेंग ने मौके का फायदा उठाकर अचानक हमला किया और बहुत सारा अनुभव हासिल किया। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह थक गया है या इसलिए क्योंकि झाओ दा गुआनरेन बहुत चार्मिंग है। बाद के अरेस्ट ऑपरेशन का सक्सेस रेट नॉर्मल से दोगुना था। कुछ ही समय में झाओ दा गुआनरेन की स्पिरिट बीस्ट्स की आर्मी में 20 से ज्यादा नए मेंबर शामिल हो गए। यह ठीक स्पिरिट बीस्ट्स की सेना में बढ़ोतरी की वजह से ही है कि मास्टर झाओ का अनुभव इतनी तेजी से बेहतर हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब झाओ फेंग स्पिरिट बीस्ट्स को अपने बीस्ट टैमिंग बैटल पेट्स में बदल देता है तो इन स्पिरिट बीस्ट बैटल पेट्स द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स का क्रेडिट भी झाओ फेंग को दिया जा सकता है। चलो लड़ते हैं, मुझे उन सबको मारने दो। वे सब लेवल अप करने के लिए मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बन जाएंगे। झाओ फेंग ने खुद पर गर्व महसूस करते हुए खुद से ही मजाक किया। लेकिन उस पल काले कपड़े पहने 2 लोग अचानक ऊंची वेदी के ऊपर दिखाई दिए। हे भगवान, ये क्या बकवास है? क्या सच में कोई इस सब के पीछे है? हालांकि बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, लेकिन झाओ फेंग का मन वेदी पर ही लगा रहा। वह जानता था कि वेदी आसान नहीं है और वह शुरू से ही चौकन्ना था। अचानक 2 लोग वेदी पर आ गए। वूश! 2 काली आकृतियां बड़े पक्षियों की तरह हवा में उड़ती हुई सीधे झाओ फेंग की जगह की ओर बढ़ रही थीं। उसी समय दोनों आकृतियां नीचे झपटी। झाओ फेंग ने तब उनकी खेती के लेवल पर ध्यान दिया। उन्होंने तुरंत मजाक उड़ाया, एक 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर। हालांकि वह थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन अभी यह मेरा होम ग्राउंड है। झाओ दा गुआनरेन ने ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ 1 दर्जन से ज्यादा चौथे क्रम के स्पिरिट बीस्ट जानवरों की भीड़ से बाहर निकलकर 2 काले लोगों को रोकने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों एक ही लीग में नहीं हैं, अंतर बहुत बड़ा है। उन स्पिरिट बीस्ट्स को 2 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर्स ने एक ही एनकाउंटर में मार डाला। बीस्ट मास्टर? मो 31 ने सोचते हुए झाओ फेंग की ओर देखा। इससे किसे फर्क पड़ता है कि वे जानवरों को काबू करने वाले हैं या जानवरों पर सवार होने वाले? जो कोई भी हमारे मो कबीले के काम में रुकावट डालने की हिम्मत करेगा उसे सिर्फ मौत का सामना करना पड़ेगा, मो 38 ने ठंडे स्वर में कहा। उस बच्चे का कल्टीवेशन लेवल थोड़ा कम है, लेकिन उसने अकेले यहां आने की हिम्मत की तो उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। हमें सावधान रहना होगा।
जैसे ही मो 31 ने बोलना खत्म किया, उसके नीचे मौजूद कई स्पिरिट बीस्ट एक साथ दहाड़ने लगे। उस बहुत तेज आवाज से न सिर्फ उनके कान के पर्दों से खून बहने लगा, बल्कि उनकी असली एनर्जी भी रुक गई और सर्कुलेट होना मुश्किल हो गया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह लगभग हवा में ही गिर गया। धत तेरे की, लगता है उन आत्माओं की नजर हम पर है। मो 31 का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ये सिर्फ एक दर्जन या उससे ज्यादा स्पिरिट बीस्ट होते तो मो 31 को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दर्जनों, सैकड़ों या हजारों हैं, उनके जैसा 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर भी उनकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्पिरिट बीस्ट्स के उस ग्रुप में काफी सारे फिफ्थ टियर बीइंग्स भी हैं। बेवकूफ, दिखावा करना तुम्हारी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंड से उड़ने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि नीचे के स्पिरिट बीस्ट्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं? झाओ फेंग ने यह सीन देखकर ठहाका लगाया, लेकिन अचानक उसका शरीर हवा में उछला और एक पल में वहां से गायब हो गया। एक दर्जन से ज्यादा बुरी तरह घायल चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स की बलि देने का मकसद नीचे मौजूद बेरस्कस स्पिरिट बीस्ट्स के झुंड को उनके खून के जरिए उन दोनों का पता बताना था। जरूर मो 31 और उसके साथी को खोजने के बाद उन स्पिरिट बीस्ट्स को, जिनका जीवन सार बिना किसी वजह के उनसे छीन लिया गया था और जो गुस्से और जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, अपना गुस्सा निकालने का एक जरिया मिल गया था। वे सब आसमान में दौड़े और मो 31 और 38 को घेर लिया। धत तेरे की, मेरे रास्ते से हट जाओ। दोनों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन स्पिरिट बीस्ट इतने ज्यादा थे कि उन सभी को मारना मुश्किल था। मो 38 ने 2 फिफ्थ टियर स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा खाए जाने से पहले एक बुरी चीख मारी, जिससे उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा। मो 31 की चोटें और बिगड़ गईं। अपनी आने वाली किस्मत को जानते हुए वह एक मामूली लड़के के हाथों खिलवाड़ और मारे जाने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में दहाड़ा, अपना डेंटियन जलाया और अपने शरीर को उसके असली आकार से कई गुना बड़ा कर लिया। एक काले उल्कापिंड की तरह झाओ फेंग के छिपने की जगह की ओर बढ़ रहा था। खुद को खत्म करने और मुझे भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो? तुम सपना देख रहे हो? झाओ फेंग ने मुंह बनाया और तलवार की 10 लहरें छोड़ी, जो मो 31 के डेंटियन को भेदती हुई निकल गईं। मो 31, जो सूजा हुआ और फूला हुआ था, अपने डेंटियन के टूटने के बाद एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह तेजी से सिकुड़ गया और फिर पीछे से आए स्पिरिट बीस्ट्स ने उसे खा लिया। उसी समय झाओ फेंग ने जल्दी से सोअरिंग क्लाउड इमोर्टल स्टेप्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट कर लिया। पलक झपकते ही वह हरियाली के एक टुकड़े में गायब हो गया और उसका आकार पूरी तरह छिप गया। वह नहीं चाहता। मो 31 की मौत के बाद वह उन स्पिरिट बीस्ट्स के गुस्से का निशाना बन गया। एक स्पिरिट बीस्ट ने झाओ फेंग का पता लगाने के लिए अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की। झाओ फेंग उन्हें अपनी मनमानी करने नहीं दे रहा था। एक विचार के साथ बाकी 30 से ज्यादा बैटल पेट्स ने एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दी। उसी समय स्पिरिट बीस्ट्स का ध्यान तुरंत भटक गया। कुछ ही देर में सीन फिर से उसी हालत में आ गया जैसी मो 31 और दूसरे व्यक्ति के आने से पहले थी। अरे, यह तो बहुत करीब था। झाओ फेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर सच में उन स्पिरिट बीस्ट्स ने उसे टारगेट किया होता तो उसके पास बचने के लिए सोअरिंग क्लाउड इमोर्टल स्टेप्स का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। एक बार आप चले जाएं। उन्हें लगता है कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति आई तो बहुत मुश्किल होगी। आपको केवल एक ही मौका मिलेगा। जरूरी बात यह है कि इसे समझ लिया जाए। लगता है पूजा की जगह पर लोग अलर्ट हैं। मुझे जल्दी से हमला करके यहाँ के सभी स्पिरिट बीस्ट को मार डालना चाहिए, ताकि जब असली मुसीबत आए तो हम उससे निपटने का कॉन्फिडेंस रख सकें। जब वह यह सोच ही रहा था, झाओ फेंग की आकृति चमकी और एक झटके में वह फिर से एक छिपे हुए पेड़ के पास पहुंच गया। पास ही में एक अजीब लड़ाई में लगे कई स्पिरिट बीस्ट को देखकर वह हंसा और एक साथ 10 तलवारें छोड़ी। उनकी 10 रंग की रोशनी चमकदार और आंखों को लुभाने वाली थी, फिर भी उनमें एक जानलेवा खतरा था। तुरंत ही 10 स्पिरिट बीस्ट्स गिर पड़े। झाओ फेंग ने अपनी जगह बदली और एक साथ 10 तलवारें छोड़ी, जिससे 10 स्पिरिट बीस्ट्स गिर गए। यह सिलसिला फिर से दोहराया गया और आधे दिन के अंदर झाओ फेंग की 10 मेरिडियन तलवार की लहरों के नीचे 5 या 600 स्पिरिट बीस्ट मर गए। यह 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड सच में दूर से हमला करने के लिए एक जरूरी डिवाइन स्किल है। झाओ फेंग बहुत भाग्यशाली था कि उसने 10 मेरिडियन दिव्य तलवार निकाली थी। अगर यह क्लोज कॉम्बैट डिवाइन स्किल होती तो वह इस बार इतनी आसान जीत हासिल नहीं कर पाता। आधा दिन बीत गया। 3000 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट में से 1000 से भी कम बचे हैं। खून की गंध बहुत तेज और तीखी थी। यहां तक कि आसमान में भी बिना किसी के ध्यान दिए खून जैसे लाल बादलों के धब्बे दिखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान खून जैसे लाल रंग से रंग गया हो। सीन अस्तव्यस्त बना रहा। जो एक दूसरे से लड़े और मारे गए, जो अपनी ही तरह के लोगों की लाशें खा गए, जिन पर झाओ फांग ने हमला करके उन्हें मार डाला। शायद उनके खून के प्यासेपन की वजह से बहुत कम स्पिरिट बीस्ट बचे हैं। झाओ फेंग मारने से कुछ सुन्न हो गया था। उसे नहीं पता था कि 10 मेरिडियन स्वॉर्ड वेव्स ने कितने स्पिरिट बीस्ट काटे थे। हाथ हिलाकर और 5 या 6 स्पिरिट बीस्ट को मारने के बाद झाओ फेंग मुड़ा और अल्टर की तरफ देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं।
अध्याय 102 मार्शल वेनेरेबल के साथ खेलना। कोई और आ गया है। झाओ फेंग ने अचानक आए 5 लोगों को देखकर भौहें चढ़ा दी। इसके बारे में पता होने के बावजूद ये 5 लोग पिछले 2 लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन उनका रिटायर होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि यह अभी भी उनका घरेलू मैदान है। उसके कमांड में 40 या 50 स्पिरिट बीस्ट बैटल पेट्स भी हैं। हालांकि जब 5 लोग अलग हुए, उनके सम्मान भरे हाव भाव के बीच अचानक एक शानदार व्यक्ति प्रकट हुआ, जिससे एक डरावनी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। झाओ फेंग ने तुरंत अपना मन बदल लिया। धत तेरे की, यह एक मार्शल वेनरेबल का दमनकारी ऑरा है। झाओ दा गुआनरेन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदी के अंदर इतनी ताकतवर हस्ती मौजूद होगी। विशेष रूप से झाओ फेंग को देखते ही वह शानदार व्यक्ति वेदी से गायब हो गया। वे कहाँ हैं? झाओ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, एक बेचैनी सी महसूस हुई। उड़ते बादल, अमर कदम। एक पल में झाओ फेंग ने टेलीपोर्टेशन मोड चालू कर दिया और एक चमक के साथ वह तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही झाओ फेंग अपनी जगह से गायब हुआ, असली एनर्जी का एक बड़ा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया और तुरंत नीचे गिर गया। टकराना। जमीन तुरंत एक गहरे गड्ढे में बदल गई और नजारा तोप के गोले जैसा लग रहा था। जो स्पिरिट बीस्ट पास थे, उन पर भी इस पावर का असर हुआ और वे तुरंत मारे गए, उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। 2 किलोमीटर दूर। यह देखकर झाओ फेंग का दिल जोर से धड़क उठा। हे भगवान, मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि यह आदमी मार्शल वेनेरेबल है। धत तेरे की, वह बेरहम है। अगर वह एक कदम पीछे होता तो शायद उसे भी उन स्पिरिट बीस्ट्स की तरह चूर चूर कर दिया जाता। हाँ, तुम बहुत तेज हो। मोलियू ने हैरानी से झाओ फेंग को देखते हुए कहा, बच्चे, तुम कौन हो? तुमने अभी किस तरह की मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया? वह बहुत उत्सुक था। एक 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर असल में उसके जानलेवा वार से बच निकला। पहले यह नामुमकिन होता, यहां तक कि एक पीक मार्शल ग्रैंड मास्टर भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएगा। हालांकि मोलियू भी इसे देख सकता था। झाओ फेंग मुख्य रूप से अपनी अनोखी मूवमेंट टेक्निक की वजह से चकमा दे पाया। तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? झाओ फेंग ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढ रही थीं। तुम ना समझ बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे हमले को टाल दिया, तुम्हें मुझसे बात करने का हक है? मोलियू ने नफरत से कहा। उसने झाओ फेंग से बस यूं ही एक सवाल पूछ लिया। अचानक झाओ फेंग ने बदले में उससे एक सवाल पूछने की हिम्मत की। इससे वह बहुत दुखी हो गया। अगर मोलियू नाखुश हैं, तो इसका एक ही नतीजा होगा, मारना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मोलियू का फिगर फिर से गायब हो गया। झाओ फेंग की पलकें जोर से फड़की जब वह देख रहा था, और वह जल्दी से वहां से भाग गया। इसका कोई फायदा नहीं है। आपके मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल के साथ आप मुझे चकमा नहीं दे सकते, भले ही आपके पास उस तरह की दिव्य मूवमेंट टेक्निक हो। झाओ फेंग के पीछे अचानक एक बड़ा हाथ दिखाई दिया। टकराना। विशाल हाथ ने झाओ फेंग को कुचल दिया। यह देखकर मोलियू हंसा और मन ही मन सोचा, तो बस यही बात है। भले ही उसकी मूवमेंट टेक्निक बहुत अच्छी हो, फिर भी उसे मैंने ही मारा। अचानक उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। जब उसने फिर से अपनी हथेली हटाई तो झाओ फेंग का कोई निशान नहीं बचा था। आफ्टर इमेज। मोलियू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। यह बहुत डरावना था, तुमने मुझे लगभग टक्कर मार ही दी थी। मोलियू के सिर के ऊपर से बहुत राहत भरी आवाज गूंजी। मोलियू ने ऊपर देखा। उसके ऊपर झाओ फेंग बेपरवाही से खड़ा था और उसे नीचे देख रहा था। मोलियू इस तरह ऊपर देखने से बहुत नाराज था, खासकर इसलिए क्योंकि जिस इंसान को ऊपर देखा जा रहा था, वह मार्शल ग्रैंडमास्टर लेवल का एक बिगड़ैल बच्चा था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। यार, क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि दूसरे मेरे सिर पर खड़े हों? तो क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? ओह, मैं अपनी साधना के बीच में था जब तुमने मुझे टोका। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाओ फेंग अचानक चिल्लाया, मुझे प्रमोट करो। भनभनाहट। झाओ फेंग के शरीर से अचानक हवा का एक शक्तिशाली बवंडर निकला और फिर उसे घेर लिया। अगले ही पल उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकली। हाँ, वह सच में आगे बढ़ गया। यह आदमी कुछ और ही है। जैसे ही मोलियू यह सोच रहा था, झाओ फेंग के चारों ओर हवा के भंवर से और भी तेज उतार चढ़ाव शुरू हो गया। लगातार 2 रैंक पर प्रमोशन मिला। मोलियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गलत। जैसे ही झाओ लियू ने बोलना खत्म किया, हवा का बवंडर अचानक टूट गया और एक 8 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर का ऑरा तुरंत पूरे एरिया में भर गया। लगातार 3 रैंक पर प्रमोशन। यह कैसे हो सकता है? मोलियू ने हर शब्द साफ साफ बोला, उसका चेहरा गहरे सदमे से भर गया। मार्शल ग्रैंडमास्टर के पद पर प्रमोट होने के बाद उन्हें हर लेवल पर आगे बढ़ने में कई साल या 10 साल से भी ज्यादा लग गए। इसे काफी तेज माना जाता है। ज्यादातर लोग 20 या 30 साल बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उसके सामने यह बच्चा कुछ ही समय में 3 लेवल पार कर गया।
उसने ऐसी स्थिति की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी, देखना तो दूर की बात है। लेकिन अब यह बात असल में उसकी आंखों के सामने हो रही है। क्या तमाशा चल रहा है? मो लियू हैरान रह गया। जो 5 लोग ऊपर से उड़कर आए थे वे भी हैरान रह गए। झाओ फेंग के साथ जो हुआ वह बहुत चौंकाने वाला और उनकी समझ से परे था। एक 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर सच में कुछ और ही होता है। अफसोस की बात है कि अभी भी लगभग 1000 स्पिरिट बीस्ट्स हैं। अगर मैं उन सभी को मार पाता तो मैं मार्शल वेनरेबल दायरे में आगे बढ़ पाता। पास ही में मौजूद स्पिरिट बीस्ट्स को देखकर जो मो लियू के शानदार ऑरा की वजह से डर गए थे और भाग भी गए थे, झाओ फेंग ने अफसोस के साथ कहा। मो लियू को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने झाओ फेंग को ठंडी नजर से देखा। लड़के, तुम चाहे कोई भी हो, चाहे तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी सीक्रेट तरीका इस्तेमाल करो, तुम अपनी पक्की मौत की किस्मत नहीं बदल सकते। हाँ, झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया। मैं भी देखना चाहता हूं कि इन तथाकथित मार्शल वेनरेबल एक्सपर्ट्स में ऐसा क्या अलग है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाओ फेंग ने 10 मेरिडियन दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया। उसकी 10 उंगलियों से तलवार की एनर्जी की एक हैरान करने वाली लहर निकली, जैसे बिजली या झरने की तरह, बहुत तेज और खतरनाक, और मो लियू के हाथ, पैर, माथे और दूसरी जरूरी जगहों पर निशाना साधा। तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन बदकिस्मती से तुम बहुत कमजोर हो। मो लियू ने चुपचाप मुंह बनाया, अपना हाथ हिलाया और काली शक्ति बाहर निकली, जिससे तलवार की लहर तुरंत गायब हो गई। इसके अलावा काली शक्ति बिना रुके जारी रही, सीधे झाओ फेंग की ओर बढ़ रही थी। मो लियू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया जब उसने झाओ फेंग को देखा, मानो वह पहले से ही हमले के बाद झाओ फेंग के बुरे अंत का अंदाजा लगा सकता था। आपको पता होना चाहिए कि एक आम 1 स्टार मार्शल वेनरेबल भी उसके हमले का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि वह बच्चा अजीब था और तुरंत 3 लेवल ऊपर उठ गया, फिर भी वह सिर्फ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था। लेकिन सच तो यह था कि उसने झाओ फेंग को नहीं देखा, बस एक मजाकिया आवाज सुनी। बेवकूफ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ? प्लीज घर से निकलने से पहले कम से कम अपना दिमाग तो लगाओ। उस आदमी को तेजी से जंगल में गायब होते देख मो लियू एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया और वह दहाड़ा। धत तेरे छोटे कमीने, तूने मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तेरी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। मो लियू ने खतरनाक आभा फैलाते हुए सीधे टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे सिर्फ मार्शल वेनरेबल्स ही सीख सकते थे, और जल्दी से पकड़ लिया। बाकी 5 लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर वैसा ही किया। जल्द ही एक समय शोरगुल और अस्तव्यस्त मैदान शांत हो गया। स्पिरिट बीस्ट्स का ग्रुप अचानक आया और उतनी ही अचानक गायब हो गया। जो कुछ बचा था वह था जमीन पर बिखरी स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें, जमीन में बहती खून की नदियां और अभी भी ऊंची वेदी जिससे रहस्यमयी रून उतार चढ़ाव निकल रहे थे। चैप्टर 103 अंदरूनी इलाका दिव्य भाला पहाड़ में बदल जाता है। वाह वाह, मो युनलिंग का अंदरूनी हिस्सा खतरों से भरा है। एक व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार से गुजरा। थोड़ी देर बाद एक काला आदमी उनके पास आ गया। एक पल बाद 5 और हांफते हुए लोग वहां से गुजरे। शांत और सुनसान मोयुन रिज में ऐसा पीछा और बच निकलना बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे आगे दौड़ता हुआ आदमी अस्तव्यस्त दिख रहा था। यह सचमुच हमारे भगवान झाओ हैं। धत तेरे की, यह आदमी तो जोंक जैसा है, पूरे दिन रात मेरा पीछा कर रहा है और फिर भी हार नहीं मान रहा। झाओ फेंग ने अपने पीछे थोड़ी दूर खड़े काले व्यक्ति की ओर देखा और गाली दी। तुम छोटे बदमाश, तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मो लियू ने झाओ फेंग के पीछे हटते हुए रूप को देखा और डरावनी आवाज में चिल्लाया। उन्होंने सोचा कि अपनी मार्शल वेनरेबल काबिलियत से एक जूनियर मार्शल ग्रैंड मास्टर को पकड़ना बहुत आसान होगा। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दें तो सिर्फ रॉ पावर के मामले में वह अपने विरोधी को हरा सकता था। लेकिन एक दिन और एक रात के बाद भी झाओ फेंग में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके विपरीत यह वही था। यह बहुत बुरा लगता है। उन्हें मार्शल वेनरेबल बने हुए सिर्फ 1 साल से भी कम समय हुआ था और उन्होंने अभी तक मार्शल वेनरेबल क्षेत्र के ज्यादा रहस्यों को नहीं समझा था। झाओ फेंग का पीछा करते हुए उसने अपने खुद के कल्टीवेशन लेवल को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती उसकी ताकत खत्म कर दी, जिससे उसे खुद को काफी नुकसान हुआ। एक इज्जतदार मार्शल वेनरेबल एक जूनियर मार्शल ग्रैंड मास्टर का भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यह बात बाहर आ गई तो शायद उसे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आएगी। इसके अलावा झाओ फेंग सिर्फ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है, फिर भी वह लगातार नए नए तरीकों से मेरे पीछा करने से बच निकलता है। चाहे वह किसी खास बैकग्राउंड से आया हो या उसके पास कोई बड़ा मौका था। मो लियू को जाने नहीं देना चाहिए। अगर यह पहला वाला है तो उन्हें जाने देने से पक्का बदला लिया जाएगा। जहां तक बाद वाली बात है तो इसकी संभावना और भी कम है कि हम उसे जाने देंगे। इसलिए मो लियू झाओ फेंग से ऐसे लिपट गया जैसे कोई भूखा भेड़िया खून सूंघ रहा हो। जब झाओ फेंग अपनी सावधानी कम करेगा तो वे उस पर हमला करेंगे और एक जानलेवा वार करेंगे। अचानक झाओ फेंग जो आगे दौड़ रहा था रुक गया। मो लियू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपने आसपास का नजारा देखने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। बच्चे, तुम्हारी नजर खुद को पहचानने में बहुत अच्छी है,
तुम मोयुन रिज के अंदरूनी इलाके के एंट्रेंस तक भागने में कामयाब हो गए, लेकिन भागते रहो। झाओ फेंग का एक्सप्रेशन गुस्से और अनिश्चितता के बीच बदलता रहा। मोयुनलिंग का अंदरूनी इलाका यकीनन पूरी मोयुनलिंग रेंज का सबसे खतरनाक हिस्सा है। 5वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट कुत्तों जितने ही आम हैं। 6ठे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट हर जगह घूमते हैं। वहां काफी सारे 7वें टियर के स्पिरिट बीस्ट भी हैं। जहां तक 8वें क्रम के प्राणियों की बात है, वे भी अक्सर उनके बीच दिखाई देते हैं। झाओ फेंग के लिए अब यह बहुत खतरे वाली जगह है। एक बार अंदर जाने के बाद बचने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए झाओ फेंग रुक गया। हे, इस बार तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर तुम यहीं रहो और हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाओ। मो लियू गुस्से से मुस्कुराया और आगे बढ़ा, इस घटिया बदमाश को चूर चूर करने के लिए तैयार, जिसने उसका इतना समय बर्बाद कर दिया था। मो लियू को धीरे धीरे पास आते देख झाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कहीं भागने की जगह तो नहीं है। यह सुनकर मो लियू की पलकें हल्की सी फड़की, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। मजाक मत करो, तुम जिसके पीछे हो वह मोयुन रिज का अंदरूनी इलाका है। तुम्हें तो छोड़ो, अगर मैं अंदर भी चला गया तो मुझे जिंदा बाहर आने का भरोसा नहीं होगा। बहुत अच्छा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो आओ और मेरा पीछा करो। झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया, उसका शरीर पीछे की ओर चला गया और वह सीधे मोयुन रिज के अंदरूनी इलाके के एंट्रेंस में घुस गया, जो एक बड़े जानवर के खुले मुंह जैसा दिख रहा था। धत तेरी की। मो लियू को गुस्सा आया और उसने झाओ फेंग को एक ही हथेली के वार से मारने की कोशिश की, लेकिन उसका वार चूक गया। पका हुआ बत्तख उड़ गया। मो लियू को अभी ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक दिन और एक रात तक उसका पीछा करने के बाद उन्हें लगा कि झाओ फेंग अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अचानक वह सच में निडर हो गया और मोयुनलिंग के अंदरूनी इलाके में घुस गया। क्या तुम पीछा करने वाले हो या नहीं? मो लियू एंट्रेंस पर खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन रोशनी और अंधेरे के बीच बदल रहा था। बिल्कुल झाओ फेंग की तरह। बिल्कुल भी समय नहीं है। स्विश स्विश स्विश। 5 आकृतियां नीचे उतरी, जिससे मो 26 और अन्य लोगों की अस्तव्यस्त शक्ल दिखी। मैंने उन्हें देखा था। मो लियू को झाओ फेंग का शांत स्वभाव याद आया जब वह उससे निपट रहा था। वह तुरंत गुस्सा हो गया। मो 26 और दूसरों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें डांटा, धत तेरे की, क्या तुमने अपनी सारी एनर्जी औरतों के लिए बचाकर रखी है? इतनी कम दूरी तक दौड़ने के बाद ही तुम सांड की तरह हांफ रहे हो। अगर हम तुम पर भरोसा करते कि तुम उसका पीछा करोगे तो हम उसे बहुत पहले ही खो चुके होते। यह देखकर कि मो लियू का मूड खराब है, बाकी लोग समझदारी से चुप रहे और उसे मना नहीं किया। थोड़ी देर कोसने के बाद मो लियू ने चापलूस मो 26 और दूसरों को देखा और अचानक उसे अकेलापन महसूस हुआ। लॉर्ड मो लियू, उस लड़के के बारे में क्या? यह देखकर कि मो लियू ने उन पर चिल्लाना बंद कर दिया है, मो 26 ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? मो लियू ने चिढ़कर कहा। मो 26 का चेहरा एक पल के लिए जम गया। वह खुद से सोचने लगा, अगर मैं बता सकता तो क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ता? वे खुद उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा हम पर निकाला। वह किस तरह का व्यक्ति है? बेशक उसने इन बातों के बारे में सोचने की हिम्मत की। अगर वह ऐसा कहता तो मो 26 को यकीन था कि यह छोटी सोच वाला लॉर्ड मो 6 उसे वहीं पर मार डालेगा। वह बच्चा, क्या वह मोयुन रिज के अंदरूनी इलाके में घुस गया होगा? अचानक मो 25 ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे को देखा। शुरू में उन्हें थोड़ा शक हुआ, लेकिन मो लियू का उदास चेहरा देखकर वे तुरंत समझ गए। लॉर्ड मो लियू, अब हम क्या करें? मो ने सवाल पूछा। बाकी लोग भी मो लियू की ओर देखने लगे। उन्हें उस अंदरूनी इलाके में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, जो मौत के जाल जैसा था। मो लियू ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। अगर वह बच्चा अंदर जा सकता है तो हम क्यों नहीं? हमारा मिशन मत भूलना। इन शब्दों ने तुरंत उनका रास्ता रोक दिया। कोई और रास्ता न होने पर मो लियू की लीडरशिप में मो 26 और बाकी 4 लोग उसके पीछे अंदर के एरिया में चले गए। क्या यह सच में मोयुनलिंग का अंदरूनी इलाका है? यह बिल्कुल भी अलग नहीं लगता। झाओ फेंग अंदर के इलाके में घुसा और काफी देर तक सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला, जिससे वह हैरान रह गया। कहाँ जा रहा है? उसने आराम करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह जगह मौत के जाल के तौर पर मशहूर है और इसका कोई कारण जरूर होगा। झाओ फेंग की ताकत शुरू में कम थी, इसलिए वह इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि यहाँ की स्थिति को कम समझे। आधे दिन तक सावधानी से पीछा करने के बाद झाओ फेंग ने अंदाजा लगाया कि वह अंदर के एरिया में और अंदर तक जा पाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं दिखा। हे भगवान, मुझे अचानक बुरा क्यों लग रहा है? झाओ फेंग रुका और अपने सामने ऊंची चोटी की ओर देखा, जो भाले की तरह खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान को भेद देगी। जैसे ही झाओ फेंग ने पहाड़ की चोटी को देखा, उसे अपने पैरों से सिर तक ठंडक का एहसास हुआ। चेतावनी, चेतावनी, यह जगह बहुत खतरे से भरी है। दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम ने अचानक चेतावनी जारी की। झाओ चौंक गया और पीछे हटने ही वाला था। बूम! एक बहुत तेज आवाज हुई
और ऊंचा पहाड़ अचानक टूट गया, जिससे चट्टानों के अनगिनत टुकड़े हल्की हवा से उड़ते हुए कागज के टुकड़ों की तरह नीचे गिर पड़े। यह बहुत जोरदार था। हालांकि यह हंगामा ज्यादा देर तक नहीं चला। जब अनगिनत चट्टानें पीछे हटती हैं तो वे धूल में बदल जाती हैं और आसमान और धरती के बीच बिखर जाती हैं। आखिरकार पहाड़ की चोटियों का असली रूप सामने आ गया। यह दुनिया में और झाओ फेंग की आंखों में दिखाई दिया। तब झाओ फेंग पूरी तरह से हैरान रह गया। हे भगवान, यह असल में एक बंदूक है। लेकिन दुनिया में ऐसी बंदूक कैसे हो सकती है? चैप्टर 104 जिस पर भी नजर पड़ती है वह मर जाता है। यह बंदूक 1 किलोमीटर लंबी है। बंदूक की नली चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत से ढकी हुई थी जो उसकी सतह पर फैल रही थी। ये रहस्यमयी और पेचीदा रून्स थे। इस पर ड्रैगन, बाघ, फीनिक्स और किलिन जैसे पौराणिक जानवरों के पैटर्न भी उकेरे गए हैं। कुछ शक्तिशाली जातियों के पैटर्न भी हैं। यह बहुत रहस्यमयी और बहुत डरावना लग रहा है। इतना लंबा भाला शायद सबको चकाचौंध कर सकता है। झाओ फेंग ने यह भी सोचा कि यह बंदूक कौन इस्तेमाल कर रहा है। क्या वे कोई रहस्यमयी जाति हो सकती हैं? भाले का सिरा नीचे की ओर था, जो जमीन में गहराई तक घुस गया था, जैसे किसी के शरीर में कील ठोक दी गई हो। अरे यार, यह बंदूक जिंदा हो गई है। यह धरती का रेप करने की कोशिश कर रही है। नहीं, यह मोयुनलिंग का रेप करने की कोशिश कर रही है। गहरे सदमे और डर के साथ झाओ फेंग जल्दी से पीछे हट गया, क्योंकि सोने का भाला अचानक घूमने लगा और उसकी शाफ्ट पर सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई। आप बंदूक की नली से ड्रैगन और बाघों की दहाड़ भी सुन सकते थे। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सुनहरे भाले से निकलने वाली आभा को देखते हुए शायद यह अच्छी बात नहीं है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम जैसी ताकतवर चीज को बहुत बुरा बताने के लिए वह कितनी बुरी होगी। झाओ फेंग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि अपनी अभी की हालत में वह इतनी बड़ी मुसीबत से निपटने में बिल्कुल काबिल नहीं था। इसलिए झाओ फेंग पीछे हटता रहा। मैं इस मुसीबत वाली जगह को छोड़ना चाहता हूँ। वूश वूश। जैसे ही झाओ फेंग पीछे हटा, उसके पीछे एक फुसफुसाहट की आवाज आई। अगले ही पल झाओ फेंग के पास 6 आकृतियां दिखाई दी। आगे चल रहे मोलियू और उसके पीछे खड़े मो 26 और बाकी लोगों को देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। झाओ दा गुआनरेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अरे यार, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? आगे बाघ, पीछे भेड़िए। अगर झाओ फेंग भागना भी चाहता तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक पल के लिए मास्टर झाओ दुविधा में फंस गए। हाँ, उनके साथ क्या हो रहा है? झाओ फेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। खुद को देखकर मोलियू और बाकी लोग तुरंत मारने के इरादे से आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय वे वहीं खड़े रहे और हैरान और लगभग पागलों जैसे भावों से उस अजीब बड़े भाले को घूरते रहे। यह क्या यह कहानी सच हो सकती है? मोलियू को परिवार के बड़े लोगों के बीच फैली एक कहानी याद आई जो कभी वेरीफाई नहीं हुई थी और उसमें कुछ अजीब बातें कही गई थीं। किंवदंती? कौन सी किंवदंती? मो 26 और बाकी लोग पूरी तरह हैरान थे। उन्हें उस कहानी के बारे में साफ तौर पर पता नहीं था। कहानी है कि मोयुन रिज के अंदर एक बेमिसाल दिव्य हथियार है जो रिज की नसों को दबा देता है। पुराने समय से अनगिनत ताकतवर लोग इस हथियार की तलाश में मोयुन रिज में गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सच होगा। मोलियू की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई कामुक बूढ़ा आदमी जो कई सालों से परहेज कर रहा था अचानक एक बहुत खूबसूरत औरत को बिना कपड़ों के देख ले। उसकी आंखें भूखी और लालची थीं। वह उस पर झपटने और उस गंदे और घिनौने बेजोड़ भाले को छीनने का इंतजार नहीं कर सका। असल में ऐसी एक कहानी है। जब मो 26 और दूसरों को इसके बारे में पता चला तो वे सभी बहुत हैरान हुए। यह हमारे मो कबीले के लिए स्वर्ग से एक बड़ा तोहफा है। इस बार मुझे इसे कबीले में वापस लाना होगा। इसके साथ मो कबीले का उदय बस कोने में ही होगा। हा हा हा। मोलियू जोर से हंसा। सर सही कह रहे हैं। स्वर्ग ने हमारे मो कबीले को आशीर्वाद दिया है। मो 26 और बाकी लोग उत्साह से चिल्लाए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ छोटे बच्चों से छुटकारा पाना होगा। मो 24 ने झाओ फेंग की ओर देखते हुए कहा, जो चौकन्ना था उसका मतलब साफ था। मोलियू ने थोड़ा सिर हिलाया। 24 सही है। हमें किसी और को दिव्य हथियार के बारे में नहीं बताना चाहिए। एक आम आदमी बेकसूर है, लेकिन खजाना रखना एक जुर्म है। हम इसे अपने मो कबीले पर मुसीबत नहीं आने दे सकते। इसलिए यह बदमाश बर्बाद हो गया है। यह सुनकर झाओ फेंग खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मोलियू ने गुस्से से पूछा। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? तुमने अभी तक उस चीज को छुआ भी नहीं है और तुम पहले से ही सोच रहे हो कि आगे क्या करना है। वैसे तो यह एक अच्छी आदत है, लेकिन मुझे तुम्हें एक रियलिटी चेक देना है। इतने सारे ताकतवर लोग फेल हो गए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम अपने कचरे के ढेर से उसे छीन सकते हो। झाओ फेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। मोलियू का एक्सप्रेशन बदल गया।
लेकिन उसने फिर भी ताना मारा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब तुम बस मर सकते हो। जब वे बात कर रहे थे, मो लियू अपनी चाल चलने वाला था। चर्चा। तभी भाले से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से एक ऐसी आभा निकली जिसे बताया नहीं जा सकता। उसी पल झाओ फेंग को कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि पहाड़ जितना ऊंचा और आसमान को भेदने में सक्षम भाला कोई बेजान चीज नहीं है। यह एक जीवित प्राणी की तरह है जो धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा है। हे भगवान, आप सच में मोयुन रिज के अंदरूनी इलाकों में घूम नहीं सकते। यह ऑरा बहुत डरावना है। झाओ मन ही मन कराह रहा था। सुनहरे भाले से निकलने वाली शक्तिशाली आभा के कारण उसकी सांस फूलने लगी। यही बात मो लियू और दूसरों पर भी लागू होती है। मो लियू खासकर और भी पीला पड़ गया था। उसके माथे से पसीना बारिश की बूंदों की तरह बह रहा था। वह आंखें सिकोड़कर चमकते हुए सुनहरे भाले को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक उसका शरीर कांप उठा, मानो उसे कुछ मिल गया हो। दौड़ना। वह जोर से दहाड़ा। मो 26 और बाकी लोगों ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उनसे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट किया। वह झाओ फेंग है। मो लियू के बोलने से पहले ही उसे पता था कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है और वह भागने का मौका ढूंढ रहा था। यह देखकर कि मो लियू और बाकी लोग ध्यान भटका रहे थे, उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। इससे पहले कि मो लियू कुछ बोल पाता, झाओ फेंग पहले ही मो लियू और दूसरों के पास से निकल चुका था। लेकिन मो 26 और बाकी लोगों ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। जैसे ही मो लियू ने बोलना खत्म किया, वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए, लेकिन वे अभी भी एक कदम देर से थे। सुनहरे भाले से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जिसने तुरंत मो 26 और उसके साथियों को घेर लिया। कोई हलचल नहीं देखी गई। बैंग बैंग बैंग। मो 26 और दूसरों के शरीर अचानक फट गए, जैसे कांच टूट गया हो, अनगिनत टुकड़ों में बदल गए और बिखर गए। जहां तक मो लियू की बात है, वह मुसीबत से बच गया क्योंकि उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मो 26 के शांत और बेजान शरीर को देखकर मो लियू का दिल भारी हो गया। झाओ फेंग का मूड भी भारी था। सोने का भाला बहुत डरावना था। हत्या का तरीका और भी अजीब था। खास तौर पर हत्या के तरीके इतने अजीब थे कि किसी की भी रूह कांप जाती थी। मो लियू स्थिर खड़ा रहा। तभी सुनहरी रोशनी फिर से दिखाई दी। सुबह के उगते सूरज की तरह यह तेजी से अंधेरे के आखिरी निशान मिटा देता है और अपनी सुबह की रोशनी से दुनिया के हर कोने को नहला देता है। मो लियू ने समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तुरंत सुनहरी रोशनी में घिर गया। नहीं। मो लियू डर के मारे चिल्लाया, लेकिन फिर भी वह उस किस्मत को रोक नहीं सका जिसका सामना उसे करना था। स्नैप। एक हल्की आवाज के साथ मो लियू का शरीर फट गया, बिना किसी वार्निंग के टूटकर बिखर गया। झाओ फेंग, जो सबसे पीछे था, उसने यह दृश्य साफ साफ देखा। अचानक बंदूक की नली पर कुछ देर के लिए चमकी उस सुनहरी आंख की तस्वीर, जो बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, उसके दिमाग में गूंजी, जिससे उसका दिल कांप उठा। इसे किसने छोड़ा? जो भी इसे घूरेगा वह मर जाएगा। यहां तक कि मार्शल वेनेरेबल एक्सपर्ट भी इस किस्मत से नहीं बच सकते। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य चल रहा था वह बहुत ही स्वप्निल और अवास्तविक था। वह बंदूक या किसी चीज को नहीं समझ सका। किसी में इंसानी गुण कैसे हो सकते हैं और उसकी आंखें भगवान जैसी सुनहरी कैसे हो सकती हैं? उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उन सुनहरी आंखों में इतनी अजीब और ताकत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उसे घूरेगा तो मर जाएगा। जैसे ही वह हैरानी और शक से भर गया, सुनहरी रोशनी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे आई और झाओ फेंग पर रिफ्लेक्ट हुई। झाओ फेंग बहुत डर गया। उसी पल उसे लगा कि मौत का साया उसे घेर रहा है। अध्याय 105 ईश्वर हत्या करने वाले भाले को वश में करना। बंदूक की नली पर लगी सुनहरी आंखें, जो सोने की बनी लग रही थीं, जो मो लियू और दूसरों को घूर रही थीं, एक पल में झाओ फेंग की तरफ मुड़ गईं। झाओ फांगक्सिन इस ड्रामे से हैरान रह गया। डर एक पल में मेरे पैरों के तलवों से सिर के ऊपर तक फैल गया और फिर फूट पड़ा। झाओ फेंग के मन में उथल पुथल मच गई। यह एक मरती हुई दहाड़ जैसा था। यह कैसे हो सकता है? यह क्या बकवास है? मैं ऐसी बुरी मौत नहीं मरना चाहता। झाओ फेंग मन ही मन दहाड़ा। वह अपने मन में बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसी पल वह सुनहरी रोशनी में बंद हो गया। वह पूरी तरह से स्थिर हो गया था और अपनी जगह पर जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बंद कर दिया हो या जैसे मैं उस जगह में कैद हो गया हूं। एक रहस्यमयी शक्ति झाओ फेंग के शरीर में घुस गई और उसके जरूरी पॉइंट्स पर कंट्रोल कर लिया। बहुत ही कम समय में